नमस्कार। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सतीजा। चंद्र आप में आपका स्वागत है। हम आज वही बात शुरू करेंगे जब इंडिया का विभाजन हो रहा था 1947 में। तो जो बलूचिस्तान, उनके जो नवाब थे खान मीर अहमद खां, उन्होंने नेहरू से मिले और प्रार्थना की कि नेहरू बलूचिस्तान को इंडिया में मर्ज कर दिया जाए। तब तक बलूचिस्तान अलग स्टेट था, इंडिपेंडेंट था। लेकिन जो नेहरू के साथ हमारे मौलाना आज़ाद या और दूसरे रफ़ी अहमद किदवई वगैरह थे, उन्होंने कहा जी वो तो बहुत दूर पड़ता है बलूचिस्तान, हम उसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जबकि बलूचिस्तान राजस्थान कोटा से 904 किलोमीटर पड़ता है। वो जो ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम था, जो आज बांग्लादेश है, वो इस्लामाबाद से 2100 2000 समथिंग 2000 से ज़्यादा किलोमीटर पड़ता है। और जो अंग्रेज़ हम पे रूल करने आए थे, वो कई हज़ारों मील दूर करके हम पे 200 साल राज करते रहे। तो ये दृष्टिकोण था हमारे लीडर्स का, नेहरू का खासकर। और 1948 में 28 मार्च को जिन्ना ने अपनी फोर्सेस भेजकर बलूचिस्तान को अपने साथ मिला लिया। अब जो लोग हमारे रेफ्यूजीज कैंप में रह रहे थे, तो नेहरू ने घोषणा की रेडियो पे कि भाई आप भूल जाइए पाकिस्तान को, भूल जाइए मुसलमानों को, औरों को, जो भी हुआ गलत हुआ या ठीक हुआ भूल जाइए और नई ज़िंदगी शुरू कीजिए। तो वो सारा देश सुन रहा था, जहाँ जहाँ रेफ्यूजी कैंप थे, पंजाब में, दिल्ली में, इधर डिफरेंट प्लेसेस पे थे। तो अगले दिन नेहरू इंदिरा के साथ एक रेफ्यूजी कैंप में पहुँचे। तो एक बुजुर्ग से पुरुष थे, उन्होंने इंदिरा का हाथ छू लिया और नेहरू के सामने छुआ। तो नेहरू को बड़ा गुस्सा, उन्होंने उस बुजुर्ग को थप्पड़ मार दिया। तो उस बुजुर्ग मतलब नाराज नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कल आपने कहा था कि आप इनको मुसलमानों को या पाकिस्तान को भूल जाएं। मेरी 3 बेटियां उन्होंने अगवा कर ली हैं और उनके साथ क्या हुआ, मैंने आपकी बेटी जो मेरी पोती की बराबर है इंदिरा, और आप मेरे बेटे के बराबर हो, तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, तो आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने तो उसका हाथ लगाया जो मेरी पोती के बराबर। तो आप हमें कैसे उम्मीद करते हैं कि हम भूल जाए। क्या वो फिर नेहरू तो आगे चले गए। 1948 में लंदन में ओलंपिक्स हुए। हमारी टीम जो फुटबॉल की टीम थी इंडिया की, उन्होंने फ्रांस के साथ मुकाबला किया और मैच बराबर रहा। लेकिन हमारे प्लेयर्स को काफ़ी चोटें आई, क्योंकि हमारे प्लेयर्स के पैर में जूते नहीं थे और फ्रांस के प्लेयर्स के पैरों में जूते थे। तो इससे वो ज़ख्मी होगा, नहीं तो शायद वो फाइनल वर्ल्ड कप जीत जाते। 1950 में फीफा ने, जो फुटबॉल फेडरेशन है, उसने इंडिया को बैन कर दिया। भी इनके पास तो जूते तक नहीं हैं और ये कैसे खेलेंगे। लेकिन नेहरू साहब एक बार भोपाल गए हुए थे और अपना एरिस्टोक्रेट तो थे, उनकी आदतें, एक पर्टिकुलर ब्रांड सिगरेट पीते थे 555। तो उन्होंने वो सिगरेट ख़त्म हो गई थी, तो भोपाल में थे, भोपाल में वो सिगरेट कहीं मिली नहीं। तो खाली प्लेन, एरोप्लेन गया और इंदौर से लेकर सिगरेट वापस खाली आया, कोई पैसेंजर नहीं था। तो ये सिगरेट खैर उनको दी, तो ये उनके थे। उनका प्राइवेट जेट में कुत्ता नेहरू का, वो भी सफ़र करते थे। लेकिन बाकी इंसान क्या खाते हैं, क्या पीते हैं या क्या, उसकी क्या उनको फिक्र नहीं थी। अब हम बढ़ते हैं कि नेहरू की दूरदृष्टि कहें या उनकी स्टेट्समैनशिप कहें
हिंदुस्तान को उसका कितना नुकसान हुआ। कोको वैली जो कि अंडमान निकोबार में कलकत्ता से 900 किलोमीटर दूर है, वो उन्होंने पूरी की पूरी वैली, जो कई द्वीपों का समूह है, बर्मा को दे दी। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पार्लियामेंट में उन्होंने कोई उसका परमिशन नहीं ली, कोई बिल नहीं पेश हुआ। फिर एक कोबो वैली थी, कोबो वैली जो कि 11,000 किलोमीटर एरिया है, और उसमें ये आपका मणिपुर एरिया में थी। वो पहले अंग्रेज़ों ने बर्मा को लीज पे दी थी, और 1949 में वो लीज ख़त्म हो रही थी, वो बड़ी मामूली सी लीज थी। तो लेकिन नेहरू ने बिना किसी एग्रीमेंट के कुछ वो सारा ही लैंड जो है कोबो वैली वो बर्मा को दे दी। और वो दोनों कोको आइलैंड और आपकी कोबो वैली से वो दोनों चाइना के पास या चाइना के सुपुर्द हो गई, और चाइना वहाँ पर अपने स्पाइस स्टेशन से हम पे निगरानी रखता है। मतलब नेहरू ने कितने ऐसे काम किए जो इंडिया की सिक्योरिटी की परवाह नहीं की, और मतलब है कि वो आगे अपनी पर्सनल ईगो के लिए कुछ भी कर सकते थे, और उसका फ़ायदा चाइना ने और देशों ने उठाया, और चाइना आज तक हम पे वो करता रहा है, वहाँ से स्पाइंग कर रहा है। 1950 और 51 में नेपाल के महाराजा त्रिभुवनदास, वो भी नेपाल को इंडिया में मर्ज करना चाहते थे। उन्होंने नेहरू से मिले भी, लेकिन वही जी दूर है, कैसे करेंगे, और आनाकानी की तो वो भी हमारे हाथ से नेपाल भी निकल गया, और हम कुछ नहीं कर पाए। अब 1950 के करीब जब तिब्बत जो है, जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था और जिसके ऊपर इंडिया की जिम्मेवारी थी, प्रोटेक्टरेट था उसका, मतलब है कि 1904 में भी एक ब्रिटिश इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें तिब्बत जो है ब्रिटेन को काफ़ी पैसा दे के, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन ब्रिटेन करेगा। और 1906 में चाइना और ब्रिटिश की भी एक संधि हुई, जिसके अंतर्गत चाइना ने प्रॉमिस किया कि वो किसी और को तिब्बत में नहीं घुसने देगा और खुद भी दूर रहेगा। और तो अल्टीमेटली जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो वो जो भी एग्रीमेंट्स थे वो सारे अब नई गवर्नमेंट के पास आए। तो इंडिया का डिप्लोमेटिक मिशन था लहासा में, तिब्बत में, और ये इंडिया के अंडर उसका प्रोटेक्टरेट था कि चाइना जो है तिब्बत को इंडिया बचाएगा या उसकी रक्षा करेगा बाहरी अटैक से। लेकिन हमारे नेहरू साहब तो बहुत दानवीर कहाँ या जो भी कहें, उनका कोई अपना तो था नहीं, जैसे जायदाद उनकी पर्सनल हो, तो तिब्बत जो चाइना ने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और ये बात सरदार पटेल के सारी दुनिया को पता है। सरदार पटेल ने बड़ा ऑब्जेक्शन भी किया कि ये चाइना बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने कई बार जो है जो नेहरू जी को समझाते थे सरदार पटेल, लेकिन वो उनकी बात को इग्नोर कर देते थे, तो सुनते नहीं थे। तो एक उस टाइम पे जो चाइना में इंडिया के एम्बेसडर थे, उनका नाम था के.एम. पानीकर, और वो 1950 से 1952 में रहे। तो कहते हैं वो माओ की बात ज़्यादा मानते थे, जो चाइनीज़ डिक्टेटर था माओ। तो और वो ऐसे करते थे जैसे वो नेहरू के या इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बल्कि माओ के हैं। और इस बात का सरदार पटेल ने नेहरू जी को एक लेटर लिख के इसके बारे में कहा कि चीन सरकार ने हमें शांतिपूर्ण उद्देश्यों के आडंबर में उलझाने का प्रयास किया है।
मेरा ये मानना है कि वे हमारे राजदूत के मन में यह झूठा विश्वास कायम करने में सफल रहे कि चीन तिब्बत की समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहता है। चीन की अंतिम चाल मेरे विचार से कपट और विश्वासघात जैसी है। तिब्बतियों ने हम पर विश्वास किया है, हम उनका मार्गदर्शन भी करते रहे हैं और अब हम ही उन्हें उन्हें चीनी कूटनीति या चीनी दुर्भावना के जाल से बचाने में असमर्थ है। ये दुखद बात है। ताज़ा प्राप्त सूचनाओं से ऐसा लगता है कि हम दलाई लामा को भी नहीं निकाल पाएंगे। यह असंभव ही है कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति तिब्बत में एंग्लो अमेरिकन दुर्भी संधि से चीन के समक्ष उत्पन्न तथाकथित खतरों के बारे में विश्वास करेगा। तो खैर ऐसी कई बातें उन्होंने लिखी, लेकिन नेहरू जी तो बिल्कुल ब्लाइंड या डेफ हो गए थे। उनको तो उनका जोर था कि चाइना से दोस्ती बढ़ाएं। यहाँ तक कि जो चाइना तिब्बत पे हमला कर रहा था, पीएलए जो पब्लिक लिबरेशन आर्मी थी चाइना की, वो तिब्बत पे जुल्म कर रही थी और हमारे नेहरू जी ने 3000 टन चावल उनको सप्लाई किए ताकि जी वो लड़ते रहे। मतलब बहुत ही दयालु थे नेहरू जी, और 3000 टन उनको चावल दिए, जो अपने हमारे तिब्बतियन भाई थे, जो हमारे कई सेंचुरियों से हमारे रिलेशन थे, वो बुद्धिस्ट थे तिब्बत के, हमारी बड़ी उनसे मित्रता भी थी और साथ में ट्रेड संबंध भी थे कई 1000 साल से ऊपर के, और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, खैर उसकी परवाह नहीं की और उनको वो सप्लाई करते रहे। इवन कहा जाता है कि पेट्रोल वगैरह की भी सप्लाई नेहरू ने उनको की। अब जब ये चाइना तो खैर धोखेबाज था, वो नेहरू ने तो बंडुंग सम्मेलन भी किया नॉन अलाइंड कंट्रीज का, जिसमें कि कई नासिर जो था उस टाइम इजिप्ट का प्रेसिडेंट है, मार्शल टीटो वगैरह थे, और बर्मा के प्रेसिडेंट थे और कुछ और देश थे। ये शांति शांति की बात करते रहे और एक पंचशील एग्रीमेंट भी किया था चाइना ने। अब चाइना कोई बात तो इनकी मानता नहीं था, ना सुनता था। ये हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे और वो अपना चाइना हमारे ऊपर आक्रमण भी करता रहा। जब 1962 के मार्च में कैनेडी अपनी वाइफ और अपनी टीम के साथ इंडिया आए थे, तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उन्होंने ऑफर दिया नेहरू जी को कि हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला देते हैं और न्यूक्लियर आप बॉम्ब भी डेटोनेट कीजिए, जिससे कि आप फर्स्ट एशिया की पावर बन जाएंगे, न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे, और चाइना आपसे डरेगा, चाइना आप पे हमला नहीं करेगा। लेकिन इनको नेहरू जी को कोई परवाह ही नहीं। नेहरू जी का ध्यान जो है उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी पे था। ये मैं अपने मुझसे नहीं कह रहा, ये जो यूएस के एम्बेसडर थे, इंडिया के यूएस में, उन्होंने इस बात का जिक्र किया और भी कई बुक्स में आपको ये इसका जिक्र मिल जाएगा। खैर नेहरू ने अगर कैनेडी की बात मान ली होती और न्यूक्लियर अम्ब्रेला ले लिया होता और वो बम डेटोनेट करे, तो चाइना की हिम्मत नहीं थी कि चाइना इंडिया पे अटैक करता। और हमारे पास तो उस टाइम ना तो जो हाई अल्टीट्यूड में इतने जूते भी नहीं थे सैनिकों के पास, गन्स भी 303 की थी जिसकी गोली चलाने में इतना टाइम लग जाता था, और एयरफोर्स का प्रोटेक्शन भी नेहरू ने दिया। तो जिसका रिजल्ट हुआ कि इंडिया बुरी तरह से युद्ध में हार गया और हमारे हज़ारों सैनिक मारे गए, और 38,000 किलोमीटर का लैंड जो है वो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। अक्साई चिन्ह है वो तो लिया ही लिया, और कई घाटियाँ कुछ पाकिस्तान ने भी उनको दे दी। तो जो कश्मीर का काफ़ी पोर्शन 55% इंडिया के पास था, 30% पोर्शन जो है वो पाकिस्तान के पास गया और 15% ज़्यादा चाइना के पास गया। तो ये हिसाब था हमारे
जो स्टेट्समैन दूरदर्शी नेहरू का, जिन्होंने अपने देश को बांट दिया, अगर उनको डिवाइड एंड चीफ ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। अभी तो बहुत सारी और बातें हैं, फिर आपसे अगली बार बात करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद आप